Assalamualaikum. Dear students, welcome to lecture number 28 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 27, remember we discussed topics from chapter number 13 और उसमें हमने psychological factors को discuss किया था और जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे देवर पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन एंड लर्निंग। और आज देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। टुडे विल बी डूइंग एंड स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन, व्हाट आर द अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी थ्योरीज इन मोटिवेशन। और ये जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगी। सो चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कि आपको कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो एक मैनेजर के पास अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। रिमेंबर, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पाते हैं तो फिर वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर पाएंगे। अब काम करने वक्त कई दफ़ा और हर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कभी कोई टाइम का इशू हो कि आपके पास टाइम कम है और आपने कम टाइम में काम मुकम्मल करना है, या एफर्ट्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, या जो है कई दफ़ा आपको इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है बट यू एंड योर एम्प्लॉइज़ कीप ऑन सर्चिंग, कीप ऑन वर्किंग। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई डिज़ाइन बनाया है वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन यू कीप ऑन वर्किंग अगेन एंड अगेन। सो यू नीड टू कीप देम मोटिवेटेड, ताकि जब तक मोटिवेशन होगी उन एम्प्लॉइज़ के अंदर और उनके लिए दे विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसको एक मोटिवेटेड वर्क फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और यही हमारा चैप्टर का बेसिक एसेंस है जिसको हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज मोटिवेशन एंड हाउ वी कैन मोटिवेट आवर एम्प्लॉइज। सो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड अ सिचुएशन। इट इज नॉट अ पर्सनल ट्रेट। हर शख्स हर वक्त मोटिवेटेड नहीं होता, ये कोई पर्सनालिटी का करेक्टरिस्टिक नहीं है। इट्स नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट कि आप कहें कि जी ये पर्सन जो है ये बड़ा हर वक्त मोटिवेटेड होता है। ये सिचुएशनल है। किसी सिचुएशन में कोई पर्सन मोटिवेटेड नज़र आएगा और किसी सिचुएशन में वो डीमोटिवेटेड नज़र आएगा। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सिचुएशन, कि उस पर्सन का उस सिचुएशन में एक इंटरेक्शन होने के बाद एक ख़ास रिजल्ट होता है, एक ख़ास बिहेवियर होता है। दैट कैन बी मोटिवेशन एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस कैन बी डीमोटिवेशन। एंड रिमेंबर, it happens in it is dependent upon situation, so it differs from situation to situation and it is not a personality trait. आप किसी के मतलब ये नहीं डिसाइड कर सकते या ये नहीं कह सकते कि ये एक मोटिवेटेड इंडिविजुअल है। हो सकता है वो किसी ख़ास कंडीशन में, किसी ख़ास सिचुएशन में मोटिवेटेड हो, लेकिन हो सकता है वो किसी और कंडीशन में डीमोटिवेशन शो करता हो। इट इज़ द प्रोसेस, it is a process by which a person's efforts are energized, directed and sustained towards attaining a goal. ये एक प्रोसेस का नाम है और प्रोसेस के एंड पे आप क्या चाहते हैं कि जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, वो इंडिविजुअल हो या टारगेट्स हो या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो। आप क्या चाहते हैं कि इस प्रोसेस के एंड पे गोल्स अचीव हो जाएं।
लेकिन उस प्रोसेस में रहते हुए उसके दौरान यू वांट दैट पर्सन टू बी एनर्जाइज्ड, यू वांट दैट पर्सन टू बी फोकस्ड एंड डायरेक्टेड, कि उस दौरान जिसमें उस प्रोसेस के दौरान जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने गोल्स को, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, उस दौरान वो जो पर्सन है वो मोटिवेटेड हो, मीनिंग वो एनर्जाइज्ड हो, वो अटेंटिव हो, वो फोकस्ड हो, वो डायरेक्टेड हो, और वो उस एंड पे जब पहुंचे उस पूरे प्रोसेस के, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं या जो आपने इंडिविजुअल गोल्स उसके लिए सेट किए थे वो अचीव करने में कामयाब हो जाए। So now we discuss few things over here. What is energy in terms of the kind of word we have been using over here, कि बंदा जो है, जो पर्सन है वो एनर्जेटिक हो। So what is energy? A measure of intensity और drive, कि उसमें इंटेंसिटी क्या है, कि वो उस गोल की तरफ, उस ऑर्गेनाइजेशन के गिवन टास्क की तरफ किस तरह बढ़ता है, किस तरह वो उसके अंदर अपनी एफर्ट्स पुट इन करता है। सो इफ दैट पर्सन इज इंटेंसिवली पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट, तो हम कहेंगे कि वो एनर्जेटिक है। या उसकी ड्राइव क्या है, उसमें पैशन क्या है। इफ द पैशन इज हाई, इफ द ड्राइव इज हाई, इफ द इंटेंसिटी इज हाई, वी विल से दैट द पर्सन इज एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी है। देन डायरेक्शन का मतलब है द डायरेक्शन शुड बी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक एम्प्लॉय का बिहेवियर मोटिवेटेड उस वक्त होगा जब हम ये देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहा है। अब अगर वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर रहा है, फिर हो सकता है ये डेफिनेशन जो है वो ना हो। हमारे लिए मोटिवेटेड एम्प्लॉय कौन है? हमारे लिए मोटिवेटेड एम्प्लॉय वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहा है, जो अपनी फुल एफर्ट्स दे रहा है, अपनी तमाम कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को ला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहा है। द डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। परसिस्टेंस क्या है? एक्सर्टिंग एफर्ट टू अचीव गोल्स, कि वो कितनी एफर्ट पुट इन करता है। अगर वो कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली अपनी एफर्ट्स को भी शामिल करता है, डालता है और बहुत मेहनत से लगातार काम कर रहा है, देयर इज नॉट दैट मच ऑफ फ्लक्चुएशन। यानी ये नहीं है कि कुछ दिन उसने बहुत मेहनत से काम किया फिर बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, फिर किसी के कहने पे काम कर लिया। दैट इज नॉट परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कॉन्टिन्यूसली। अगर वो हाई मोरल के साथ, हाई एनर्जी के साथ, हाई ड्राइव के साथ काम कर रहा है, तो देयर मस्ट बी परसिस्टेंस। उसमें वही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल्स में। सो मोटिवेशन इज समथिंग विच वर्क बेस्ट when individual needs are compatible with an organizational goal। एक पर्सन मोटिवेटेड उस वक्त होगा जिस वक्त जो उसके इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं, रादर उसमें मैच है, उसमें एक कंसिस्टेंसी है। अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अचीव हो रहे हो लेकिन पर्सनल गोल्स जो हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी बेसिक इश्यूज हैं वो हैंडल ना हो रहे हो, वो टैकल ना हो रहे हो, तो फिर वो मोटिवेटेड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स के थ्रू, ऐसे स्टेप्स के थ्रू कि हम उसकी पर्सनल नीड्स को भी मैनेज करें, और ताकि जब उसकी पर्सनल नीड्स मैनेज हो रही हों तो फिर जब वो उन नीड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को के लिए काम करेगा तो इसको नज़र ये आए कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो मेरी भी ग्रोथ होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी तो मेरे भी उसमें कोई जो मेरी सैलरी है या मेरे रिवॉर्ड्स हैं या मेरे बोनस है, मेरा कमीशन है, उसमें भी इंक्रीज आएगा। अगर कोई ऐसा हम रिलेशनशिप मेंटेन कर दें तो फिर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आपके पास होंगे। अगर ऐसा हो कि मिसमैच हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन तो अर्निंग में जा रही है
लेकिन उसकी पर्सनल नीड्स, वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ाती, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वहीं पे है जो आज से 5 या 10 साल पहले थी, तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड होंगे और वो मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। सो देयर मस्ट बी एनर्जी, देयर मस्ट बी डायरेक्शन, देयर मस्ट बी परसिस्टेंस। However, what is required is that the organization goals should match with the personal goals or other personal goals should match with the organization goals। एक मैच होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो तो इंडिविजुअल की भी ग्रोथ नजर आनी चाहिए उसको। Now let's discuss what are the early theories of motivation। और इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो थ्योरीज वो हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। हम मैस्लोस की थ्योरी डिस्कस करेंगे, मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, हर्बर्ग्स 2 फैक्टर्स थ्योरी एंड मैकलेंड्स 3 नीड्स थ्योरी। ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनको हम अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। आई रिपीट, ये कौन कौन सी हैं? वी हैव दी मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, वी हैव मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी एंड मैकलेंड्स 3 नीड्स थ्योरी। ये थ्योरीज अभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे कंटेम्प्रेरी थ्योरीज की तरफ भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? नीड्स वर कैटेगराइज्ड एज 5 लेवल्स लोअर टू हायर ऑर्डर नीड्स। मैस्लो ने 5 नीड्स को आइडेंटिफाई किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर नीड टूवर्ड्स अ हायर नीड। अब मैस्लोस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हर इंडिविजुअल जो है वो वक्त के साथ साथ करियर के अंदर या वक्त के साथ साथ ग्रो करता है जब, तो उसकी कुछ नीड्स फुलफिल होती जाती है। बट इट नीड्स टू स्टार्ट विद बेसिक नीड्स। कुछ उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जब वो फुलफिल होती हैं फिर वो थोड़ा सा लोगों से सोशलाइजेशन की तरफ जाता है, वो नीड्स पूरी होती हैं तो फिर वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है जिसको उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दिया, कि ऐसा लेवल कि जहाँ पे अब उसके लिए कोई बेसिक नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं, कोई नीड्स इम्पोर्टेंस नहीं रखती, वो ओवरऑल उससे बाहर जा चुका है, वो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे जा चुका है जहाँ पे वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स हर किस्म की, सोशल हो या फिजिकल हो या जो भी हो, वो सब पूरी हो चुकी हैं। इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई लोअर ऑर्डर नीड्स बिफोर दे कैन सेटिस्फाई हाई ऑर्डर नीड्स। मैस्लोस के मुताबिक अभी आप देखेंगे भी एक डायग्राम में कि 5 नीड्स है, नीचे से लोअर ऑर्डर है, पहले लो ऑर्डर नीड पूरी होती है, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर, और वो ये कहता है कि ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो बेसिक लेवल की नीड्स हैं उनका फुलफिल होना, उनका अचीव होना मस्ट है। सेटिस्फाइड नीड्स विल नो लॉन्गर मोटिवेट। जो नीड्स आपने अचीव कर ली हैं, जो नीड्स का लेवल आप क्रॉस कर चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ मिलेगी बाद में तो वो शायद आपको इतना मोटिवेट ना करे। हो सकता है आपको जो नेक्स्ट नीड लेवल पे आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई चीज़ नीड पूरी होती नज़र आपको आती है, वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। इनफैक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपकमिंग नीड है या जो नेक्स्ट नीड लेवल ऑफ नीड है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ हम प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर को या इंडिविजुअल को, तो दैट पर्सन फील्स मोर मोटिवेटेड रादर कि वो चीज़ हम उसको प्रोवाइड करें जो उस नीड से रिलेटेड है जो वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। नाउ मोटिवेटिंग अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन नोइंग एट व्हाट लेवल दैट पर्सन इज ऑन द हायरार्की। अगर हम किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को या किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या कौन सी लेवल की उसकी नीड वो ऑलरेडी पूरी कर चुका है और वो कौन से लेवल पे है। सो अगर आप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में आ जाती है और अभी आप नीड्स जब पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ नीड्स पढ़ेंगे, तो आपको बेहतर एक क्लैरिटी हो जाएगी कि जैसे जैसे कोई पर्सन, देखें वेरी बेसिक लेवल पे हर बंदे का जो मेन किसी भी करियर में या जॉब में आने का मेन मकसद क्या होता है
कि उसको इतनी सैलरी मिले कि उसका गुजारा चल जाए, उसका घर का जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। दैट इज समथिंग वेरी बेसिक। सो बेसिक नीड आपकी क्या होती है? फूड है, शेल्टर है, ये चीजें हैं। अब आप इससे ऊपर आएंगे तो हो सकता है आप चाहते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मुझे रिकग्नाइज करें, मैं सोशलाइज हूं, तो फिर वो नीड्स ऊपर आएंगी। बट अगर आपकी बेसिक नीड्स को हमें ये अंडरस्टैंड आपको कर लिया बीइंग अ मैनेजर, अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स के मुतालिक हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इनकी ये नीड्स पूरी हो चुकी है, नाउ दे वांट टू बी गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो हम अगर उस नेक्स्ट लेवल से रिलेटेड उनकी कोई नीड पूरी करेंगे तो वो मोटिवेशन ज़्यादा होगी उस एम्प्लॉय के लिए, रादर के हम उसको कोई बेसिक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दें। या लेट्स से एक पर्सन जो है वो सोशलाइज करना पसंद करता है या वो मिडिल मैनेजमेंट के लेवल तक आना चाहता है, हम उसको लोअर मैनेजमेंट पे ही रखते हैं, उसकी सैलरी में माइनर सा इजाफा कर देते हैं, उसको प्रमोशन नहीं दी, हमने थोड़ा सा सैलरी में इजाफा कर दिया, वो उतना मोटिवेटेड नहीं होगा। अगर हम उसको एक थोड़ी सी प्रमोशन दे दें और उसका लेवल थोड़ा सा अप कर दें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है वो उसके लिए ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर हो। सो बेसिक नीड्स हो या कोई और हायर नीड्स हो, लेवल बाय लेवल आपको मूव करना पड़ता है। यू कैन नॉट जंप फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। अब हायरार्की ऑफ नीड्स क्या थी? लोअर ऑर्डर एक्सटर्नल विच इज साइकोलॉजिकल और सेफ्टी। जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो एक्सटर्नल हैं, यानी उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की वजह से है, एंड दे आर मोर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी रिलेटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट हायर ऑर्डर नीड्स, जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो फिर वो जो नीड्स हैं वो इंटरनल ज़्यादा हैं रादर देन एक्सटर्नल, कि वो इंटरनली आपकी अराइज होंगी, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल दीज आर सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो 5 नीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी। पहली 2 कौन सी हैं? साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी। देन कम्स द अदर 3 विच आर सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो पहली 2 हैं ये एक्सटर्नल और फोकस्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट लेती है, और जो बाकी 3 हैं जिसमें आपका सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ रही है, ये हायर ऑर्डर की हैं, लेकिन ये इंटरनली मोटिवेटेड होती हैं। वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होती हैं, दे आर इंटरनली मोटिवेटेड, यानी वो एक्सटर्नल से इन्फ्लुएंस लेती हैं, और ये 3 जो है वो इंटरनल आप इनसाइड जो आपकी थिंकिंग है उससे शेप अप होती है। ये वो 5 नीड्स हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया था। वी हैव साइकोलॉजिकल नीड, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स, वी हैव सेफ्टी, वी हैव सोशल, वी हैव एस्टीम एंड वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखें फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स फूड है, शेल्टर है, दीज आर द वेरी बेसिक नीड्स। ये अगर आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं then you will be feeling a little bit confident, आपकी एक बेसिक प्राइमरी नीड्स जो है वो पूरी हो गई। then comes the safety needs, job safety, safety from the in the environment in which you are living। so अगर आपकी जॉब सेफ्टी है, अगर आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो आपके लिए सेफ है, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ है, तो फिर आपकी सेकंड नीड जो है वो पूरी हो जाती है। then comes social needs, sometime you want now the next when your basic needs are been achieved, आपका फूड और शेल्टर का मसला हल हो गया, आपका जो नेक्स्ट लेवल पे जो आपकी सेफ्टी की नीड्स हैं, जॉब सेफ्टी की, वो पूरी हो गई। सो नाउ यू आर सिक्योर। वंस यू आर सिक्योर देन यू नाउ टेंड टू सोशलाइज। जब आप एक अपना बेसिक लेवल अचीव कर लेते हैं फिर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आप सोशलाइज करें, सोसाइटी में आप सोशलाइज करें, लोगों से घुले मिलें, और ताकि आप दोस्त बनाएं, कुलीग्स बनाएं, आपके साथ अच्छा इंटरेक्शन हो जाए। वाई? बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, आपकी कुछ बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं। अब उसके बाद द नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड एस्टीम, वेयर यू वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज यू, टू गिव यू रिस्पेक्ट। और आप अपने आप को सेल्फ एस्टीम की बात करोगे तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर स्टीम की बात करें तो इसका मतलब है पीपल शुड गिव यू रिस्पेक्ट, शुड सम ऑनर, सम डेजिग्नेशन, सम पावर्स, सम अथॉरिटी।
सो अब ये जो नीड है वो आपकी इंटरनली आ रही है कि लोग आपको इंपॉर्टेंस दें। सोशल में आप सोशलाइज होना चाहते थे, लोगों से मिलना जुलना चाहते थे। एस्टीम में यू वांट द पीपल्स टू गिव यू मोर रिस्पेक्ट, मोर अथॉरिटी, मोर वेटेज। अब जब ये भी नीड आपकी पूरी हो गई तो then you reach to the last level, which is called self-actualization. Self-actualization is beyond all the kind of needs, in a sense that it's actualization level के जहाँ पे आप अब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स और सोशलाइजेशन नीड्स और रिस्पेक्ट की नीड्स वो सब पूरी हो चुकी हैं। यू आर बियॉन्ड इट। Then comes the McGregor's theory of X and Y. McGregor's का आइडिया ये था कि there can be two categories of persons or managers or workers in any organization. They can be X and Y. They called him X and Y. What is about theory X? Theory X assumes that workers have little ambition, dislike work, avoid responsibility, and require close supervision. उसने थ्योरी एक्स क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, दे आर नॉट वेरी एम्बिशियस, they don't like to get orders, they don't like to work, they are not energetic, and at the same time in order to keep them working we need supervision. हमें उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा. So हम ऐसा भी कह सकते हैं कि according to McGregor there can be a category of employees which we can label as according to theory X, which are not which don't like work, they don't obey a kind of regularity in the environment, जो ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करते, काम करना पसंद नहीं करते, एम्बिशियस नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, और उनको काम करवाने के लिए उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उनकी सुपरविजन करनी पड़ेगी. इसके अगेंस्ट वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कर्स विच हैव बीन लेबल्ड एज अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई. और वो क्या है? इट्स अ रिवर्स ऑफ दैट. इट सेज द वर्कर्स कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, डिजायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइक टू वर्क. हमारे पास ऐसे भी इंडिविजुअल्स या वर्कर्स हो सकते हैं कि जो काम करना पसंद करते हैं, जो अथॉरिटी लेना पसंद करते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं, जो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, यानी उनको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ काम बता देना है, वो काम करते रहेंगे. दे डोंट वांट एनी, दे रादर नीड एनी सुपरविजन. उनको सुपरवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, उनको बस काम बता दिया, वो काम करते रहेंगे. So now we have two categories or two types of theories over here, theory X and Y. According to theory X, employees never like to work, they don't follow the directions, they needs to be supervised if you want them to work, and they will always find out ways of getting away from the work, so we need to supervise them. Theory Y on the other hand says that there are individuals, the workers are self-directed, they are motivated, they like to work, and for these kinds of employees we don't need any supervision, we just need to convey them what to do and they will do it by themselves. Assumption क्या थी इसमें? Motivation is maximized by participative decision making, interesting jobs and good group relations. अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to develop jobs which are interesting. हमें ये नहीं है कि रेपिटेटिवली एक काम करना पड़े, बट उस जॉब के अंदर भी हम कुछ चैलेंज, कोई इंसेंटिव, कोई काइंड ऑफ चेंज क्रिएट करें, कोई इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि कोई डिफरेंस क्रिएट करें. रेगुलर टास्क, रेपिटेटिव टास्क से कई दफ़ा जो एम्प्लॉई है, वर्कर जो है, वो लेथार्जिक हो जाता है, स्लो हो जाता है, रिटार्डेड फील करने लग जाता है कि आई एम वेरी स्लो इन दिस, ये तो रूटीन वर्क है. We need to at least challenge him a little bit. और उसके लिए हमें उसको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, यानी जब भी हम डिसीजन मेकिंग कोई करें उसमें उनकी ओपिनियन लें. अगर ऐसा होगा तो वो दे विल फील मोटिवेटेड, वो समझेंगे, वो फील करेंगे कि उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है. एंड दैट ऑल्सो इफ़ वी बिल्ड गुड ग्रुप रिलेशंस, अगर हमारे रिलेशंस ग्रुप वाइज पॉजिटिव होंगे
रिलेशनशिप कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड फील करेंगे। Now comes the Herzberg's motivation, also known as hygiene theory. Herzberg ने दो नीड्स या दो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। He said that job satisfaction and job dissatisfaction are created by different factors. कि कुछ फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जॉब में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। उसने इनको दो नाम दिए, वन इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर्स, द अदर वन इज कॉल्ड मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या है? दीज आर एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स that create job dissatisfaction. These are some of the factors which are affecting from the environment, and they tend to demotivate the individual, that creates job dissatisfaction. अब for example, अगर environment में आपको पता चलता है कि जी आपका दोस्त जिसका आपकी जैसे एजुकेशन लेवल है, आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको बाहर बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, या आप जैसे वर्कर्स को बाहर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सैलरी देती हैं, यहाँ पे कम मिल रही है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इफेक्टिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इट्स क्रिएटिंग अ जॉब डिससेटिस्फैक्शन फॉर यू। मोटिवेटर्स क्या है? इंट्रिंसिक है, इंटरनल है। दीज आर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स विच टेंड्स टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल इंटरनली, और इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर वो सेटिस्फाइड फील करता है अपनी जॉब से। So now we have two factors, hygiene and motivators. Hygiene factors environment से influence होते हैं, motivators जो है वो intrinsic होते हैं, internal होते हैं। Extrinsic और intrinsic का भी हम थोड़ा सा और भी एक differentiation create करेंगे, but then they are internal and they tend to create a satisfied employee. कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं कि जो आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं, और कुछ ऐसे मोटिवेशन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि नॉन मॉनेटरी होते हैं, लेकिन उनसे आपको मोटिवेशन मिलती है। यही हम थोड़ा सा डिस्कशन अभी आगे लेके चल रहे हैं। नाउ हर्जबर्ग अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन व्हाई जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज परफॉर्मेंस। उसने ये कहा कि ऐसा क्यों है कि अक्सर हमने अगर देखा भी है कि लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी इम्प्रूव नहीं होती, या ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीज नहीं आता। द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन, रादर नो सेटिस्फैक्शन। उसने कहा कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। ये नहीं है कि आप या तो सेटिस्फाइड हैं या टोटली डिससेटिस्फाइड है। उसने कहा कि इसका ऑपोजिट है नो सेटिस्फैक्शन, यानी आपको जो चीज़ अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए वो अभी आपको नहीं मिल रही। इट इज़ नो सेटिस्फैक्शन रादर देन कि आप टोटली डिससेटिस्फाइड हैं। ऐसा नहीं है, या तो आप सेटिस्फाइड होते हैं या आप नो सेटिस्फाइड होंगे, यानी या तो आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिल रही है या आपको नहीं मिल रही है, बट इट कैन नॉट बी डिससेटिस्फैक्शन टोटली। अब मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स में डिफरेंस देखें। हाइजीन फैक्टर्स मैंने कहा एक्सट्रिंसिक हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जिसको आप जो एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट ले रहे हो, एनवायरनमेंट से ले रहे हो इफेक्ट, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि जो आपको किसी किस्म का कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड दे सकें, या आपको किसी किस्म का कोई ऐसा रिवॉर्ड दे सके जिसको आप क्वांटिफाई कर लें। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स में आपको सुपरवाइज़र बना दिया गया है, कंपनी पॉलिसी है जो आप पे इफेक्ट हो रही है, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स है, वर्किंग कंडीशंस है, सैलरी है क्वांटिफाइबल है, रिलेशनशिप विद योर पीयर्स है, रिलेशनशिप इन योर लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सबॉर्डिनेट्स, स्टेटस है, सिक्योरिटी है। अब अगर ये फैक्टर्स आपको मिल रहे हों तो अच्छी बात है। अगर ये फैक्टर्स मिसिंग हो जाएं, अगर ये आपको ना मिल रहे हों, तो आप सडनली एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड के लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर ये हाइजीन फैक्टर्स आपको टोटली नहीं मिलते तो आप
क्या फील करेंगे? आप डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगी। नाउ टॉक अबाउट द मोटिवेटर। इंट्रिंसिक है, इंटरनल है, it may not be able to quantify it exactly. For example, achievement, recognition, work, responsibility, advancement, growth, indirectly तो quantifiable हैं but directly quantifiable नहीं होते। in terms of monetary rewards नहीं है ये, may be indirectly हो, but then अगर ये चीज़ें available हैं, अगर आपको मिल जाती हैं तो आप extremely satisfied feel करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये अगर आपको अवेलेबल हो तो आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। अगर इनके अलावा आपको मोटिवेटर्स भी मिल जाते हैं तो आप एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड फील करेंगे। अगर हाइजीन फैक्टर्स आपको ना मिलें तो फिर क्या है, आप डिससेटिस्फाइड, रादर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। सो इन दोनों का मैचअप होना चाहिए, न्यूट्रल पे होना चाहिए। यानी आपको हाइजीन फैक्टर्स भी होने चाहिए आपके लिए और मोटिवेटर्स भी होने चाहिए। अगर ये दोनों मैच मिलेगा तो एक जो एम्प्लॉई है वो ओवरऑल मोटिवेटेड फील करेगा। आई रिपीट, जो हाइजीन फैक्टर्स हैं दे आर एक्सट्रिंसिक, दे आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, और ये अगर आपको ना मिले, बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक्स आपको ना मिले देन यू विल फील एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड। ऑन द अदर साइड मोटिवेटर्स वो हैं कि जो अगर आपको मिलते हैं तो यू विल सडनली फील एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। इन दोनों का मैच होना चाहिए। अगर इनमें से कोई, अगर हाइजीन फैक्टर्स सारे के सारे होंगे, अगर इफेक्टेड होंगे तो फिर यू विल फील डिससेटिस्फाइड। अगर मोटिवेटर्स आपको मिलेंगे देन यू विल फील सेटिस्फाइड। Now, contrasting view of satisfaction versus dissatisfaction. ट्रेडिशनल व्यू क्या था? ट्रेडिशनल व्यू ये था कि या तो कोई एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होगा या डिससेटिस्फाइड होगा। दो कंडीशंस हैं, या तो इफ यू टॉक अबाउट समवन, दैट पर्सन और इंडिविजुअल विल बी सेटिस्फाइड और दैट पर्सन और इंडिविजुअल विल बी डिससेटिस्फाइड। ये ट्रेडिशनल व्यू था। हर्जबर्ग ने क्या व्यू पेश किया? हर्जबर्ग ने ये व्यू पेश किया कि मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हाइजीन फैक्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं या डिफाइंड होते हैं। अगर ये प्रेजेंट हैं तो फिर नो डिससेटिस्फैक्शन, लेकिन अगर ये एब्सेंट हैं तो फिर क्या है, डिससेटिस्फैक्शन। और मोटिवेटर्स के मतलब क्या कहा उसने कि अगर ये अवेलेबल हैं तो सेटिस्फैक्शन है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नो सेटिस्फैक्शन है लेकिन डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए, हाइजीन फैक्टर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइजीन फैक्टर्स अगर आपके पास है, सैलरी आपको मिल रही है, ठीक मिल रही है वगैरह, आपको अथॉरिटी है, ये सब चीज़ें हैं जो हमने इतनी लंबी लिस्ट वहाँ पे अभी कुछ देर पहले पढ़ी, वो अगर लेट्स टॉक अबाउट सैलरी, अगर आपको सैलरी मिल ही नहीं रही तो फिर तो आप डिससेटिस्फाइड ही हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट अगर ये सैलरी आपको मिल रही है और जितनी आपका कॉन्ट्रैक्ट में है, जितनी बाकी जगहों पे मिल रही है उतनी आपको मिल रही है, तो फिर आप डिससेटिस्फाइड नहीं हैं, नो डिससेटिस्फैक्शन। मोटिवेटर्स में अगर आपको हम ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपको ग्रोथ वगैरह जितने हैं ये अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर ये नहीं भी मिल रहे तो आप डिससेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते, इट इज नो सेटिस्फैक्शन, कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, लेकिन आप टोटली ये नहीं कह सकते कि आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं। जॉब से डिससेटिस्फाइड वो शख्स कहेगा जिसको हाइजीन फैक्टर्स नहीं अवेलेबल। अगर हाइजीन फैक्टर्स अवेलेबल हैं लेकिन मोटिवेटर्स मिसिंग है तो वो काम चल सकता है, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर्स ही अवेलेबल ना हो तो फिर एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन नहीं है, रादर जॉब डिससेटिस्फैक्शन। देन कम्स द 3 नीड्स थ्योरी, और 3 नीड्स थ्योरी क्या कहती है? देयर आर 3 मेजर एक्वायर्ड नीड्स दैट आर मेजर मोटिव्स इन वर्क। एक्वायर्ड का मतलब है हासिल की गई, ऑब्टेन की गई। सो देयर आर 3 मेजर एक्वायर्ड नीड्स दैट आर मेजर मोटिव्स इन वर्क। कुछ 3 ऐसी नीड्स हैं, 3 ऐसी एक्वायर्ड नीड्स हैं
जो आपको मोटिवेट करती हैं आपके काम में। वो कौन सी नीड्स हैं? द नीड फॉर अचीवमेंट विच इज द ड्राइव टू एक्सेल एंड सक्सीड। एक अचीव करने की ख्वाहिश, और अगर आप में ये ड्राइव है, आप में ये एम्बिशन है, आप में ये पोटेंशियल है या एनर्जी है कि आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर पावर, द नीड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। कई दफ़ा आपने इंडिविजुअल्स में देखा होगा या स्पेशली मैनेजर्स में ये नीड होती है कि उनको पावर मिले, अथॉरिटी मिले, ताकि वो दूसरों के ऊपर हुक्म चला सकें, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें। सो दैट इज कॉल्ड द नीड फॉर पावर। सो नीड फॉर पावर है, वी हैव नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट अगर आप समझते हैं, आप यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू हैव अ ड्राइव फॉर इट, दैट इज कॉल्ड नीड फॉर अचीवमेंट। But if you want to influence others' behavior, and for that you need some kind of authority, that is called need for power. And then we have need for affiliation. Need for affiliation क्या है? The desire for interpersonal relationships. आप चाहते हैं कि मैं दूसरे लोगों के साथ मिलूं, दूसरे लोग मेरे साथ गपशप करें, दूसरे लोग जो मेरे ग्रुप के कोलीग्स हैं, मेरे पीयर्स हैं, वो मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन रखें और हमारे आपस में अच्छी गपशप हो, अच्छी बातचीत हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। दैट इज कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन ये भी होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी खास ग्रुप के साथ, किसी खास कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर known, they have a good links, good established linkages outside and inside the organization। तो आप चाहते हैं कि मेरे उनके साथ भी ताल्लुक बने, ताकि मेरे ताल्लुकात में भी और लिंक्स में इजाफा हो। दैट इज कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन। सो 3 नीड्स थ्योरी में हमारे पास कौन सी 3 नीड्स हैं? वी हैव नीड फॉर अचीवमेंट, वी हैव नीड फॉर पावर, एंड वी हैव नीड फॉर एफिलिएशन। अब इन थ्योरीज के बाद जहाँ पे हमने मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स को पहले देखा, मैं कुछ थ्योरीज बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स को स्टडी किया और हमने ये कहा कि 5 नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि बेसिक नीड है, उससे ऊपर आपकी सेफ्टी की नीड आती है। ये 2 जो बेसिक नीड्स हैं, ये आपकी ऐसी नीड्स हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, यानी इस पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। और अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी फूड की, शेल्टर की, ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो फिर आप अपनी जॉब सेफ्टी या सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट या सेफ्टी ऑफ लाइफ के मतलब सोचते हैं। सो यू मे थिंक कि मेरी जॉब में मैं सिक्योर हूँ कि नहीं हूँ। सो यू टेंड टू टेक सम स्टेप्स के जिसमें आपकी जॉब जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड आपकी जो बाकी की 3 नीड्स हैं, जिसमें इससे ऊपर आएगी सोशल नीड्स, फिर उससे ऊपर आएगी एस्टीम नीड्स, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगी। वो नीड्स जो हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल फैक्टर, यानी इंटरनली आपकी कोई ड्राइव है, कोई नीड है जो आप पूरी करना चाहते हैं। सोशल नीड ये है कि आप लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। जब आप मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी वो नीड पूरी हो जाती है, लोग आपके रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं, मे बी विद इन द फैमिली, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। सो ये रिलेशनशिप्स अगर आपके बिल्डअप हो जाते हैं, दैट इज़ योर सोशल नीड। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड देन यू मूव टूवर्ड एस्टीम। आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आपको अथॉरिटी दें, आप डिसीजन मेकर कैपेबिलिटी आपके पास हो, आपके पास कोई पावर हो, ताकि लोग आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आपको रिस्पेक्ट दें। दैट इज़ कॉल्ड एस्टीम नीड्स। अब उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो फाइनली हमने मैस्लोस हायरार्की में डिस्कस की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और हमने ये कहा कि ये नीड जो है ये बेसिकली आपकी बाकी नीड्स जब अचीव हो जाती है तो आप इस लेवल पे आ जाते हैं, और इस लेवल पे पहुंचने पे नाउ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर योर फैमिली, मे बी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नाउ यू बिलीव कि आपकी तमाम नीड्स जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं।
उसके बाद हमने थ्योरी एक्स एंड वाई डिस्कस की, और थ्योरी एक्स एंड वाई में हमने ये कहा कि थ्योरी एक्स ये कहती है कि वर्कर्स डोंट लाइक टू वर्क, they are not interested in work, they are not motivated or energetic, so they want them to work, we need to supervise them. और थ्योरी वाई ये कहती है कि नहीं, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो खुद काम करने के आदी होते हैं, उनको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, वो मोटिवेटेड होते हैं एंड दे लाइक टू वर्क। उसके बाद हमने टू फैक्टर्स थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज़ नॉट देयर, रादर नो सेटिस्फैक्शन इज़ देयर। यानी हमने ये कहा कि ट्रेडिशनल व्यू ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट सेटिस्फैक्शन विद जॉब, दैट वी हैव आइदर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन जो नया व्यू है जो हमने अभी डिस्कस किया वो ये था कि there can be two factors which affects, one is called the hygiene factors, the other one is called the motivator. hygiene factors अगर आप को मिल रहे हैं तो आप जो है वो नो डिससेटिस्फैक्शन में होंगे। अगर वो ही एब्सेंट हैं, वो ही नहीं मिल रहे आपको हाइजीन फैक्टर्स जो हैं, तो फिर आप डिससेटिस्फाइड होंगे, और ये जनरली इन्फ्लुएंस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। देन हमने बात की इसी में कि देन वी हैव मोटिवेटर्स, जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं या इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो दे आर can have two situations, either they can result in satisfaction or can result in no satisfaction. So basic level क्या है कि हमें हर एम्प्लॉय को उसके हाइजीन फैक्टर्स तक तो उसको लेके आना है, वो हमने उसको प्रोवाइड करना मस्ट है, बिकॉज अगर ये नहीं होंगे तो वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। बट अगर मोटिवेटर्स नहीं उसको मिल रहा है, हाइजीन मिल गए हैं, तो फिर वो या तो सेटिस्फाइड होगा या नो सेटिस्फैक्शन होगी, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी। फिर हमने डिस्कस किया थ्री नीड्स थ्योरी, और हमने ये कहा कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए तीन नीड्स जो हैं वो अगर पूरी हो रही हैं तो उसको मोटिवेशन मिलती है। कौन कौन सी नीड्स हैं? वी डिस्कस नीड फॉर अचीवमेंट, अगर वो ड्राइव है उसमें, अगर उसकी अचीवमेंट की नीड जो है, उसकी ग्रोथ की जो नीड है वो पूरी हो रही है और उसकी अचीवमेंट की नीड है, सो इफ़ दैट इज़ बीइंग देयर, so he'll or she will be feeling motivated. The need for power है, everyone needs to have some authority, everyone needs to have some power. अगर ये उसकी नीड जो है वो पूरी होती है, उसको नज़र आ रही है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। और देन द थर्ड वन इज वन नीड फॉर एफिलिएशन, वेयर द पर्सन वांट्स टू हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पे वो सोशलाइज करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, रिलेशनशिप्स होने चाहता है, कुलीग्स के साथ उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होने चाहिए। अगर उसकी ये नीड्स, उसके फ्रेंड्स, कुलीग्स, उसके दोस्त वगैरह हैं, तो फिर अगर उसकी ये नीड पूरी हो रही है, अगर वो सोशलाइज कर पा रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में, देन वी कैन से द नीड फॉर एफिलिएशन इज बीइंग मेट। नाउ आफ्टर दिस ब्रीफ डिस्कशन अगेन और रिव्यू, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कि नई कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की जो हमें अब मिल रही हैं। Now in this lecture and also in the upcoming lecture which is lecture number 29, हम ये theories को discuss करेंगे। The theories are goal setting theory, reinforcement theory, designing motivating theory jobs, designing motivative jobs, equity theory and expectancy theory. So ये theories हमने जो है वो as new theories, as contemporary theories जो है वो discuss करनी है। Let's first discuss the goal setting theories. The goal setting theory says or proposes that setting goals that are accepted, specific and challenging but yet achievable will result in higher performance than having no or easy goals. Goal setting theory ये कहती है कि we need to set goals for our employees or workers. और अगर हम अपने गोल्स, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गोल सेट कर रहे हैं, तो हमें ये अश्योर करना है कि जो हम उनके लिए गोल सेट कर रहे हैं वो चैलेंजिंग हो, वो स्पेसिफिक हो और एक्सेप्टेड हो। ये तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ बैठ के डिस्कस करो और उसको बताओ कि ये गोल हम आपके लिए सेट कर रहे हैं, ये गोल आपने या ये टास्क आपने कंप्लीट करना है, उसका इस पे एग्री होना मस्ट है, उसको इसका एक्सेप्ट करना मस्ट है। फिर जो टास्क या गोल आप उसके लिए सेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली आप उसको ये कन्वे करो कि दिस इज़ व्हाट टू बी डन, तुमने ये काम कर लिया, ये काम करना, ये डिलीवरेबल्स अचीव करना है 1 2 3 4 स्पेसिफिकली, ये स्टेप्स या ये डिलीवरेबल्स या गोल्स, सब गोल्स आपने अचीव कर लिए तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। चैलेंजिंग, इट मस्ट बी अ लिटिल बिट समथिंग जो उसकी रूटीन की टास्क से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो ताकि उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो, बट येट दे मस्ट बी अचीवेबल, कि ये जितने भी गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा काम आप अपने एम्प्लॉय को ना करने को दें जो कि डिफ़िकल्ट हो, जो पॉसिबल ही ना हो, या जिसके लिए उसके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो ना हो। सो अगर आप अपने एम्प्लॉय को ऐसा उसके लिए ऐसे गोल्स सेट करते हो जो कि स्पेसिफिक हैं, जो कि इंटरेस्टिंग हैं, चैलेंजिंग हैं और जो कि उसने एक्सेप्ट भी किए हैं, बट येट दे आर अटेनेबल, तो फिर आपको नज़र आएगा कि ऐसे लोग या ऐसे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के मुकाबले में बेहतर होगी कि जिनके लिए या तो कोई गोल सेट ही नहीं किए गए या जिनके लिए गोल्स जो थे या जो काम था वो बहुत आसान था। तो देखा यह गया है कि जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं चैलेंजिंग किस्म के, जिसके मुताल्लिक कोई कंसेंसस हो आपके और आपके वर्कर्स के बीच में एज अ मैनेजर, तो देन इट्स बीन ऑब्जर्व्ड दैट परफॉर्मेंस टेंड्स टू इंक्रीज एज कंपेयर टू दोज who have never been given a certain goal, challenging one or other, or the goals were very easy. Now, what are the benefits of participation in goal setting? अगर participation होगी, it will increase the acceptance of goals. अगर participate करेंगे लोग या employee को आप involve करते हैं goal setting के अंदर, उससे उसके inputs लेते हैं, तो फिर क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्स होगी। अगर जितने लोगों को आप पार्टिसिपेट करेंगे, अगर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है या पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, और उसमें लोगों की ओपिनियन ली जा रही है, वर्कर्स की, आपके मैनेजर्स, बाकी मैनेजमेंट लेवल के लोगों की ओपिनियन ली जा रही है, तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस जो होगी वो भी ऑन द हायर साइड होगी। इट फॉस्टर्स कमिटमेंट टू डिफिकल्ट एंड पब्लिक गोल्स। अगर आप पार्टिसिपेशन में है, इन्वॉल्व कर रहे हैं लोगों को डिसीजन मेकिंग में या गोल सेटिंग में, तो क्या होगा फिर? बेशक डिफ़िकल्ट गोल्स क्यों ना हो, everyone will work hard. Why? Because they have been involved in the overall discussion. They know what this goal is all about and they will own it. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे तो आपके वर्कर्स जो हैं वो और मेहनत से काम करेंगे, बिकॉज दे विल बी ओनिंग दैट डिसीजन, दे विल बी थिंकिंग कि हम चूँकि इस डिसीजन मेकिंग का, इस गोल सेटिंग का एक पार्टनर थे, एक पार्टिसिपेंट थे, एक कंपोनेंट थे, सो हम इसमें शामिल हैं और हमें इसको कामयाब करके दिखाना है, इसको अचीव करके दिखाना है। प्रोवाइड्स फॉर सेल्फ फीडबैक, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल that guides behavior and motivates performance, self efficacy. जब आप गोल सेट करते हैं, बेशक कंसेंसस के थ्रू, एक इंडिविजुअल भी अगर अपना गोल सेट करता है और उस वक़्त फिर उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? इंटरनल है, बिकॉज अब वो ये समझता है कि मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है, मैं जितनी मेहनत करूँगा, मैं जितनी एफर्ट्स करूँगा, उतने ही जल्दी और इजीली मैं गोल्स को अचीव कर लूँगा। सो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो जाता है रादर देन एक्सटर्नल। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि जी एम्प्लॉय को या वर्कर को आपने इन्वॉल्व नहीं किया डिसीजन मेकिंग में या गोल सेटिंग में, और आपने उसको कोई ऑर्डर दे दिया कि और गोल बता दिया कि ये तुमने अचीव करने हैं,
और वो उसमें अचीव करने में कामयाब नहीं हो रहा होता तो वो कहेगा मैं क्या करूँ, ये तो मेरे लिए किसी और ने सिलेक्ट किए हैं, मेरी तो हाथ में मुझसे पूछा गया था तो मैं ये करता, मैं मुझसे ओपिनियन ली गई होती तो मैं ये कहता। उस वक्त जिस वक्त आप उसके लिए गोल सेट कर रहे हैं विदाउट इन्वॉल्विंग और आस्किंग दैट पर्सन, तो उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है या जो गोल सेटिंग है उस वक्त उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होगा एम्प्लॉय का वो एक्सटर्नल होगा। लेकिन अगर आप उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे ओपिनियन ले रहे हैं, उसके लिए गोल सेट कर रहे हैं आफ्टर डिस्कशन आफ्टर पार्टिसिपेशन, तो फिर लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनल होगा और एफिकेसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव होगी, पॉजिटिव होगी। अभी गोल सेटिंग थ्योरी जो है इसको यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। गोल्स से हम स्टार्ट ले रहे हैं। गोल्स शुड बी स्पेसिफिक और दे कैन बी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, टू द पॉइंट हो, चैलेंजिंग हो, डिफिकल्ट तो हो बट अटेनेबल। ये नहीं है कि मुश्किल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इतने मुश्किल आप गोल्स उसके लिए सेट कर दें कि जो वो अचीव ही ना कर सके, विच आर बियॉन्ड हिज और हर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। So once the goals have been specified and they are challenging, the next there will be two outcomes. They will be committed to achieve and they will accept it. Acceptance है कि नहीं है, commitment है कि नहीं है। Acceptance कब होगी? जब participation होगी in setting these goals, तो उस वक्त acceptance आएगी। और on the other hand committed वो कब होंगे? जब गोल्स आर पब्लिक, मीन्स दे आर नोन, और हर एक को पता है कि ये काम इसको दिया गया है, सो ही विल स्टे कमिटेड। इंडिविजुअल हैज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, उसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो ये समझता है कि ये गोल्स मैंने अचीव करने हैं, इन गोल्स को अचीव करने की जिम्मेदारी मेरी है, इस गोल को अचीव करने की कैपेसिटी मेरे पास है, मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ, मेरे पास पावर्स हैं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल है, किस्मत मेरे हाथों में है। इफ आई वर्क हार्ड आई कैन अचीव दैम। एंड इफ द सेल्फ सेट गोल्स, उसके लिए वो कुछ अपने गोल्स भी सेट करता है, यानी उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ अपने माइलस्टोन्स भी डिफाइन करता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो उसने गोल सेट किए हैं वही मैच कर रहे हो उन गोल से जो उसके लिए सेट किए जा रहे हैं। सो सेल्फ सेट गोल्स हो, उसके अपने भी कोई गोल्स डिफाइंड हो कि मैंने ये गोल्स करने हैं, ये अचीव करने हैं और मुझे ये गोल्स कन्वे किए जा रहे हैं, देयर मस्ट बी अ मैच इन इट, और जो उसके गोल्स हैं वो उसको अचीव होते हुए नज़र आ रहे हो, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो, गोल्स पब्लिक हो, नोन हो, डिस्कस्ड हो, पब्लिसाइज्ड हो, हर एक को पता हो कि इस इंडिविजुअल को ये काम दिया गया है, तो फिर उसकी कमिटमेंट आपको नज़र आएगी। सो गोल्स की दो आउटपुट्स हैं, कमिटमेंट एंड पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस। अब अगर कमिटमेंट होगी और एक्सेप्टेंस होगी तो फिर क्या होगी? देयर विल बी मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको कैसे नजर आएगी? व्हाट इज मोटिवेशन? द इंटेंशन टू वर्क टूवर्ड्स द गोल। मोटिवेशन आपको कैसे नजर आएगी? इट्स बीइंग शोन थ्रू दैट पर्सन बिहेवियर while that person is working towards the achievement of the goals। और यहाँ पे दो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, सेल्फ एफिकेसी, अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करना, इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करने से, और एट द सेम टाइम इट इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द नेशनल कल्चर, जो इन्वायरमेंट है उसका कल्चर भी उसकी इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर। नाउ दिस थिंग विल जनरेट व्हाट? इट विल जनरेट what? It will generate the higher performance plus goal achievement। ना सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, बल्कि गोल तो अचीव हो ही रहे हैं, बल्कि परफॉर्मेंस भी एड अप हो रही है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है और गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। और फिर रिवर्स में एक फीडबैक भी आ रहा है आपके पास, एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, और वो आपकी फिर दोबारा आपको और मोटिवेट करेगा। जब गोल अचीव होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो आपकी मोटिवेशन और बढ़ेगी और तेज़ी से आप और मेहनत से काम करेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एन एम्प्लॉई, whenever you define a goal for that person, it needs to be specific, it needs to be a little bit challenging, then there must be a commitment and there must be some kind of acceptance. A commitment is coming from locus of control and other issues,
और अदर थिंग्स while the achievement is acceptance is coming through participation। अगर ये होगा तो मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन आपको इफेक्ट करती हुई नज़र आती है सेल्फ एफिकेसी से, सेल्फ एफर्ट से, सेल्फ एफिशिएंसी से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से और कल्चर से इफेक्ट होती है। अगर मोटिवेशन होगी तो क्या होगा, गोल्स भी अचीव होंगे और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नज़र आएगी। जब भी इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होगी या गोल्स अचीव होंगे, उसकी मोटिवेशन और नेक्स्ट टाइम और बढ़ जाएगी कि मैंने ये काम किया था, मैंने ये अचीवमेंट की थी, आपकी ग्रोथ और होगी। Now in the last part of this lecture we are going to discuss the reinforcement theory. What is reinforcement theory? It assumes that a desired behavior is a function of its consequences, is externally caused, and if reinforced is likely to be repeated. ये मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि जो बिहेवियर है वो एक ख़ास बिहेवियर को अगर हम चाहते हैं, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की हमने बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि एक बिहेवियर जो है वो रिपीट हो, कोई इंडिविजुअल जो है वो अगर एक अच्छा बिहेवियर कर रहा है, अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है और आप चाहते हैं कि वो ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखे, तो आपको रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी। रीइंफोर्समेंट क्या है, आपको किसी किस्म का रिवॉर्ड उसको देना पड़ेगा ताकि उसका बिहेवियर सॉलिडिफाई हो, मोटिवेशन उसकी और बढ़े, फिर वो और अगर अच्छा काम करे उसे और थोड़ा रिवॉर्ड दे, ताकि रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। रिवॉर्ड देखें, रिवॉर्ड मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। रिकग्निशन आप दें उसको कोई सर्टिफिकेट दें, उसके लिए आप कोई उसको जो है कोई मॉनेटरी हो सकता है, कोई सैलरी दे इजाफा कर दें, कोई बोनस दे दें। नॉन मॉनेटरी ये है कि आप सबके सामने उसकी तारीफ करें, उसका यू कैन पुट अ पिक्चर ऑफ हिम इन द डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड और कहें कि दी इज वर्क एक्सटर्नली, उसका सर्टिफिकेट दें, दैट कैन बी समथिंग। बट रीइंफोर्समेंट वन वे और अनदर इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्कर है, आपका जो एम्प्लॉई है, वो एक पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव परफॉर्मेंस, इंक्रीज परफॉर्मेंस बार बार शो करे, तो आपको उसको रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी। रीइंफोर्समेंट के बगैर हो सकता है वो एक दफ़ा तो अचीव कर जाए लेकिन उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो एक बिहेवियर को रिपीट करे, तो उस बिहेवियर की रेपिटेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि आपको रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज प्रेफर्ड फॉर इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी। Ignoring undesired behavior is better than punishment, which may create additional dysfunctional behaviors। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको नज़र आता है कि एम्प्लॉय ने कोई गलत काम किया है, फॉर द टाइम बीइंग मे बी, अगर बहुत कोई सीवियर गलती नहीं की तो इसको इग्नोर कर दें। अगर कुछ सीवियर गलती है तो फिर तो पनिशमेंट आपको देनी पड़ेगी, लेकिन इग्नोर कर देने से ये देखा गया है कि एम्प्लॉय नेक्स्ट टाइम अगर उसको ये पता चल जाए कि आपको पता चल गया बीइंग ए मैनेजर के आपके एम्प्लॉय ने गलती की है लेकिन आपने उसको इग्नोर किया है थोड़ी देर कुछ अरसे के लिए, तो फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा दोबारा। ये ऑब्जर्व किया गया है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द इशू ऑल्सो। हाउ वी कैन डिज़ाइन मोटिवेटिंग जॉब्स। First come the job design, the way into which tasks can be combined to form complete jobs. What is a job design? देखें, एक जॉब जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या काम शामिल हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग अ मैनेजर, उसके काम में कुछ प्लानिंग का कंपोनेंट है, कोई मॉनिटरिंग का कंपोनेंट है, कोई लीडिंग का, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का कोई कंपोनेंट है। दैट इज़ द जॉब डिज़ाइन, कि जॉब के अंदर कौन कौन सी टास्क, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल हैं। दैट डिफाइंस द जॉब डिज़ाइन, द वे इनटू विच टास्क आर कंबाइंड इनटू अ सर्टेन जॉब। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द जॉब डिज़ाइन। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर। कई दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है, पहले लेट से वो टॉलर था, बहुत ज़्यादा हायरार्कीज थी, हर काम के लिए एक बंदा अलहदा नॉमिनेटेड था। अब अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैटर किया है,
कुछ जॉब्स हमने एलिमिनेट कर दी हैं और कुछ हमने ऐसी जॉब्स को कंबाइन कर दिया है। तो पहले हर काम के लिए एक अलग मैनेजर था, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मैनेजर हो जो ये दोनों तीनों काम कर सके। सो जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है तो जॉब डिज़ाइन आपको या जॉब को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी, अगर हम पहले ज़्यादातर मैनुअल काम करते थे, नाउ वी हैव अडॉप्टेड टू मोर टेक्नोलॉजी मेकिंग अस मोर ऑटोमेटेड, तो फिर हो सकता है कि हमें अपनी जॉब्स को उसके मुताबिक चेंज करना पड़े। एम्प्लॉय के स्किल पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंसेस। अगर एम्प्लॉय का स्किल लेवल हाई है, सो वी मे बी थिंकिंग कि हम उसको जो है वो उसके लिए जॉब जो है वो डिज़ाइन कर दें, उसको मोर क्रिएटिव साइड पे ले जाएं अदर देन बेसिक जॉब्स। Now we need to discuss few definitions before we can end up today's lecture. We need to define what is the difference between job enlargement and job enrichment. You see, enlargement is along the horizontal. यानी अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे हॉरिजॉन्टल पे मेरा कुलीग है जो कि किसी और लेवल का मैनेजर है, किसी और डिपार्टमेंट का मैनेजर है, और इधर मेरा कोई और डिपार्टमेंट का मैनेजर है। अगर मेरी उसी लेवल पे मैं रहूँ, मेरी कोई प्रमोशन ना हो, ना कोई मेरी डिमोशन हो, मैं उसी लेवल पे रहूँ, मेरे कोई प्रमोशन नहीं हो रही, लेकिन मेरे काम बढ़ा दिए जाएं, मेरी टास्क इंक्रीज़ कर दी जाएं, जो मैं काम करता हूँ डेली, मेरी जो जॉब डिज़ाइन जो है उसके अंदर जो पहले टास्क थी उसमें टास्क का इंक्रीज़ कर दिया गया, लेकिन एज सच मेरी कोई प्रमोशन नहीं हुई। आई हैव नॉट मूव टू द नेक्स्ट लेवल, नाइदर आई हैव गॉन डाउन। सो अगर मेरा लेवल सेम है, सेम मैनेजमेंट के मैं लेवल पे हूँ बीइंग अ मैनेजर, और मेरी जॉब में कोई इंक्रीज़ ऐसा प्रमोशन नहीं आई, लेकिन मैं उसी लेवल पे हूँ, मेरे काम बढ़ा दिए गए हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मेरी अथॉरिटी बढ़ गई है, बट इट्स ऑन द सेम मैनेजमेंट लेवल। सो हम कहते हैं दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। इंक्रीजिंग द जॉब स्कोप, दैट मीन्स नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क। जॉब इनरिचमेंट ऑन द अदर हैंड क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ वर्टिकल ग्रोथ। इट मीन्स दैट आपकी जॉब इनरिच कर दी गई है, उसमें आपको कुछ पावर्स मिल गई हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ऑटोनॉमी बढ़ गई है, डेप्थ इन जॉब बढ़ गई है। सो किसी हद तक हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टली मीन्स कि आपका टास्क बढ़ जाए, आप उसी लेवल पे रहें, कोई आपका ऐसा कोई डेजिग्नेशन में चेंज नहीं आ रहा, कोई ऐसा इंक्रीज, तो दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनलार्जमेंट। एनरिचमेंट ये है कि आपको कोई ऑटोनॉमी मिल गई है, दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। Now with this slide, dear students, we conclude our lecture number 28. I hope you've been able to understand the contents very well. Till the next time, from me, it's Allah Hafiz.